आज आपको ब्रह्मांड की सैर पे लेके चलते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना और सौरमंडल कैसे बना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए हमारे पास 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, स्थिर अवस्था सिद्धांत। तीसरा, अनंत स्वीपीकरण सिद्धांत। चौथा, दोलन सिद्धांत, जिसे चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रेन्स मॉडल। उसके बाद अनोखे सिद्धांत। अनोखे सिद्धांत में कौन कौन से हैं? होलोग्राम है, सृष्टि रचना सिद्धांत, ये धार्मिक वाला है, और एक अनुकरण सिद्धांत। आइए पहला देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। जो इस सिद्धांत को आपको ये जान के गर्व होगा, हमारे एक आचार्य हैं अग्निव्रत नैष्टिक, उन्होंने ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण से इसको हटा दिया, मतलब प्रूफ कर दिया कि ये गलत है। और मरते मरते 2013 में स्टीफन हॉकिंस ने भी ये बोल दिया कि हाँ, बिग बैंग नाम की कोई थ्योरी थी ही नहीं, वो फेक है। और आपको गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय ने उसको, वो भी एक ऋग्वेद को, जिसको दुनिया ने हिंदू धर्म से जोड़ दिया, जबकि वो हमारी संस्कृति है और हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम पूरे साइंटिफिक ही थे, लेकिन उसे एक धर्म के नजरिए जोड़ के आने वाली सरकारों ने उसको धार्मिक कारण, सेकुलर और ऐसी मानसिकताओं से जोड़ दिया, और हम उस ज्ञान से अधूरे रह गए, ना हम उसको सीख पाए और उससे दूर हटते गए, कटते गए। जहाँ मंत्र सुना दूर हो गए, जबकि उसमें कितना ज्ञान छुपा है। आज ये बाहर की यूनिवर्सिटी समझ रही है, आज भी हम नहीं समझ रहे, जरूरत है उसकी समझने की। चलिए आगे देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। ये आज का सर्वाधिक मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज का मतलब अब नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से लिख लीजिए। यह आज का सर्वाधिक मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। चूंकि आज ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, अतः शुरुआत में हम कह सकते हैं कि सारा पदार्थ एक ही बिंदु पर घनीभूत रहा होगा। ब्रह्मांड के मौजूदा फैलाव को पीछे ले जाएं, मतलब जो फैल रहा है ना, ऐसे उसको वापस ले आए, जैसे रिवर्स मोड में डाल दें, पीछे ले जाएं, तो हमें 13.8 अरब वर्ष पहले एक अनंत घनत्व व तापमान वाला बिंदु मिलेगा। एक बिंदु मिलेगा जिसका अनंत घनत्व होगा। इसे ही विलक्षणता कहते हैं, और इसकी समय विधि रही थी एक प्लांक काल थी, अतः 0 से 10 की घात -43 सेकंड तक। प्लांक काल, इसे ही प्लांक काल कहते हैं। 0 से 10 की घात -43 सेकंड जो है, इसे प्लांक काल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य सभी बल एकीकृत रहे होंगे। वह अस्थिर ब्रह्मांड जिसने फैलना शुरू किया और ठंडा होता गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या सीन हुआ होगा। ये एक पहला सिद्धांत था, मतलब जो एक पॉइंट था, बिग बैंग थ्योरी समझ में आई ना। महाविस्फोटक सिद्धांत एक पॉइंट था जिसका घनत्व बहुत अधिक था और वो फैलना शुरू हो गया, उसमें एकदम से विस्फोट हुआ और फैलना शुरू हो गया। आज भी फैल ही रहा है। तो एक सिद्धांत ये हो कि ब्रह्मांड की रचना इस महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई। तो दूसरा क्या था? दूसरा इसी का है, पुनर्संयोजन कैसे क्या क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल का सीन क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्युतीय कण हैं जो ने आपस में विलय कर तटस्थ हाइड्रोजन अणु बनाए और ऊष्मा विकिरण छोड़ी गई। अचानक ब्रह्मांड दृश्य हो गया। अतः सीएमबी का मतलब होता है कॉस्मिक, बी एम से मतलब होता है माइक्रोवेव, बी से मतलब होता है बैकग्राउंड, इसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड, सीएमबी। संसार का सबसे पहला प्रकाश है और ये दिखाता है कि आने वाली आकाश गंगाओं के बीज कैसे पड़े। महाविस्फोट सिद्धांत का सही होने का सबूत है सीएमबी। ये जो सीएमबी है ना, इसी महाविस्फोट सिद्धांत का सही होने का प्रूफ है। पेंजियास एवं विल्सन को, जो ये साइंटिस्ट थे, 1978 का नोबेल पुरस्कार इसीलिए उनको मिला क्योंकि उन्होंने सीएमबी ढूंढने के लिए, सीएमबी इन्होंने ही ढूंढा था। पेंजियास और विल्सन ने कब ढूंढा था? 1978 में, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1978 का। अब इसके बाद आते दूसरा अपना स्थिर अवस्था सिद्धांत। अब नहीं माने जाने वाला ये सिद्धांत कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ का सतत सृजन चल रहा है, मतलब सब कुछ बन रहा है और इसका फैलाव इसी की वजह से है। जो चीज़ है वो बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसलिए इसका फैलाव। इस ब्रह्मांड की ना तो शुरुआत है और ना तो समाप्ति। ये बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड की ना तो शुरुआत कभी हुई थी, ना इसकी समाप्ति होगी, बस जो है वो बनता जा रहा है, इसलिए फैल। तीसरा सिद्धांत है अनंत स्वीतीकरण सिद्धांत।
अनंत स्वीतीकरण से हमारा ब्रह्मांड जन्मा केवल हमारे लिए विशेष था। हाँ, इसको अनंत स्वीतीकरण सिद्धांत कहते हैं। मान लो ये कहता है कि एक पॉइंट है और उससे विस्फोट हुआ, वो जो विस्फोट वाला जो सीन है उसी से लिंक है हल्का सा, और एक लाइन में बढ़ता चला जा रहा है, उस बिंदु से एक लाइन में वो ब्रह्मांड बढ़ता है। लेकिन इसको कैसे हटा दिया गया भाई? एक लाइन से कैसे बढ़ता जा रहा है? अगर तुम बोल लो कि स्वीतीकरण से हुआ है तो ऐसे तो अनंत हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बिंदु है, आपने पानी में एक बिंदु में कोई पत्थर छोड़ा, तो ऐसा थोड़ा है कि वो आपकी तरफ शीट आती है, शीट तो पीछे भी जाएगी, बगल भी जाएगी, दाएं बाएं। इस हिसाब से, इनके हिसाब से कि उस बिंदु से एक साइड ही केवल ब्रह्मांड की रचना हो रही है, वो गलत है। तो ये ब्रह्मांड की रचना उधर भी हो रही होगी, उत्तर भी हो रही होगी, पूरा भी हो रही होगी, पश्चिम भी हो रही होगी, उत्तर पूर्व भी हो रही होगी, पश्चिम दक्षिण भी हो रही होगी, ऐसे ऐसे करके ना, पश्चिम उत्तर भी हो रही होगी, हर डायरेक्शन में हो रही होगी। सारी 12 डायरेक्शन जो होती है ना, उन सारी 12 डायरेक्शन में हो रही होगी। आप ऐसे नहीं कहते एक ही डायरेक्शन में ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होगा, तो इसलिए इसको भी नकार दिया गया। ब्रह्मांडीय दोलन सिद्धांत, महाविस्फोटों की एक अनंत श्रृंखला होगी, जिसके बाद महासंकोचनों की अनंत श्रृंखला होगी। मतलब विस्फोट होते चले जाएंगे, फिर उसके बाद पूरा ब्रह्मांड जब पूरा फैल जाएगा, फिर वो वापस बैक रिवर्स मोड में आना शुरू होगा, फिर इसे एक बिंदु की तरफ अग्रसर होगा। ये ब्रह्मांडी दोलन सिद्धांत है। फिर उसके बाद ब्रेन्स सिद्धांत, ये ब्रह्मांड विशाल झिल्लियों से बना है, जिसे ब्रेन्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिनसे महाविस्फोट होता है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी झिल्लियों से बराबर में खड़ी हैं, वो आपस में टकराती रहती हैं, तो इससे विस्फोट होता है। ये ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद आते हैं जो हमारे अनोखे सिद्धांत थे, उनमें थे होलोग्राम। हमारा ब्रह्मांड किसी ठोस गोले की सतह पर फैला हुआ है और एक चपटा होलोग्राम हो सकता है, ये भी हट गया। फिर उसके बाद सृष्टि संरचना सिद्धांत, जो हम लोग बोलते हैं, अनेकों धर्म, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे कुछ पुराणों में लिखा हुआ है, अनेकों धर्म अलग अलग ढंग से बताते हैं किस प्रकार प्रभु ने इन सबकी रचना की। अनुकरण सिद्धांत, हिंदू धर्म ये इंगित करता है कि शायद ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसी महामानव विष्णु जी का एक सपना हो सकता है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी भी फेल है और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो भी फेल है। वेदों ने हर चीज को प्रूफ किया है, लेकिन ये चीज विष्णु जी का वेदों में नहीं लिखा हुआ है, ये पुराणों में होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म ये इंगित करता है कि शायद संपूर्ण ब्रह्मांड किसी महामानव विष्णु जी का एक सपना हो। ये भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे सीन क्या है? अब एक और चीज, चैम्बरलेन व मोल्टन का ग्रहणु सिद्धांत, एक गुजरते हुए तारे ने हमारे सूर्य के पदार्थ में भीषण ज्वारी उथल मचा दी। सूर्य और गुजरते हुए तारे दोनों से ही गैस खींचकर बाहर आने लगी। समझे क्या सीन हुआ? मतलब एक अपना सूर्य था, उसके पास से एक उससे कम घनत्व वाला एक तारा गुजरा। उसने क्या हुआ, सूर्य से कुछ पदार्थ अपनी तरफ खींचा, ठीक, और उससे वो गैसी वाला था, कम घनत्व गैसी वाला था, उससे भी कुछ पदार्थ बाहर आया। तो जो सूर्य की तरफ से पदार्थ बाहर आए वो आंतरिक ग्रह बन गए, और जो उससे बाहर आए वो गैसी ग्रह बन गए, बाहरी वाले, बृहस्पति, शनि, ये सब अरुण वरुण वाले। इस गुजरते हुए तारे का पदार्थ जो था कम घनत्व का था, और वही आगे चलकर बाहरी गैसी ग्रह बन गए, जबकि भीतरी जो सौर मंडल का था, मतलब जो सूरज से बाहर निकला था। अब कोई भी चीज है, उसकी इतनी पावर नहीं थी कि पूरा सूरज को घसीट सके, लेकिन इतनी पावर तो थी कि थोड़ा बहुत तो घसीट सके, इसलिए जो थोड़ा बहुत आया वो हार्ड मटेरियल था सूरज में। तो सूरज से जो बाहर आया वो सौर मंडल बन गया, ये सिद्धांत बोलता है। उससे जो बाहर आया उससे बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण ये बन गए। बाहरी दो टाइप के ग्रह होते हैं ना सौर मंडल में, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो आंतरिक वाले में पृथ्वी आती है, बाहरी वाले में बृहस्पति, शनि ये सब आता है। भीतरी मंडल का पदार्थ अधिक घनत्व का था और भीतरी लौकिक ग्रह बन गए। भीतरी लौकिक ग्रह अपने पृथ्वी, मंगल, शुक्र ये सब। रसेल का द्विआधारी तारा सिद्धांत क्या कहता है? हमारा सूर्य प्रारंभ में एक द्विआधारी तारामंडल का सदस्य था और दोनों तारे अपने द्रव के केंद्र के आसपास घूमते थे। मतलब एक केंद्र था, एक साइड सन था, उसके साथ दूसरा तारा था, वो क्लॉकवाइज ऐसे घूमते रहते थे उसके चारों। एक तीसरा तारा वहां से गुजरा, अब तीसरा का तारा वहां से गुजरा एवं और उसने क्या किया, सूर्य के जोड़ीदार जो तारा था ना, सूर्य का जोड़ीदार जो उसके साथ उस द्रव केंद्र का चक्कर लगा रहा था, उसके पास से गुजरा, उस साथी तारे से फैलता गया। द्रव पदार्थ बिखरता गया
तो जो साथी तारा था वो फैलता गया और उसका द्रव पदार्थ इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पदार्थ बिखरता गया और वहीं बाद में ठंडा होकर आज के ग्रह बन गए। ये भी एक सिद्धांत है। उसने उस साथी तारे को घसीटना शुरू किया और आज ठंडे होके बन गए वो। अब थोड़ा अपने सूरज भगवान के बारे में जान लेते हैं, उनका क्या क्या सीन है। हमारा सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये गर्म प्लाज्मा जो चुंबकीय क्षेत्रों से गुथी हुई है से बना है। इसमें 75% हाइड्रोजन है और बचा हुआ हीलियम है। इसका 1.69% ऑक्सीजन, लोहा आदि। इसका व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है, पृथ्वी का 109 गुना है। इसका द्रव्यमान 1.9 इंटू 10 की पावर 30 kg है, जो 3.3 लाख गुना धरती का है। और 99.8% सौर मंडल का द्रव्यमान है अकेले सूरज में। इसका आयतन 1.4 इंटू 10 की पावर 8 घन किलोमीटर है, पृथ्वी का 13 लाख गुना ज्यादा है। हमारा सूर्य 4.5 बिलियन जो है 4.5 बिलियन साल पुराना है और वर्तमान में यह पीला बौना है। इसकी उम्र 5.4 बिलियन साल बची हुई है और इसके बाद ये भीमकाय लाल तारा बन जाएगा। इसके उत्तर भाग में नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देता है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर गोल चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसे एक एयू कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसे, कहते हैं। प्रकाश हम तक 8.19 सेकंड में आता है। सूर्य 27 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित उपग्रह, थोड़ा जनरल नॉलेज हो जाए, सोहो, इसको भेजा किसने था? सोलर एवं स्वरिक ऑब्जर्वेटरी वेधशाला, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा ने किया। दूसरा है स्टीरियो, सौर लौकिक वेधशाला 2006 में नासा ने। आदित्य, इसरो 2015-16 में सूर्य के कोरोना अध्ययन हेतु भेजा था इसरो ने। अब सूर्य के आंतरिक भागों की चर्चा हो जाए, भागों की। कोर, ताप नाभिकीय अभिक्रिया से जन्मी ऊर्जा। कोर विकिरण क्षेत्र, फोटॉन ऊर्जा बाहर चलती है और 1.7 लाख साल इस क्षेत्र से निकलने में लग जाते हैं। ये विकिरण क्षेत्र है। संवहन क्षेत्र, ऊर्जा सतह की ठंडी व गर्म गैसों के संवहन के माध्यम से बढ़ती है। प्रवाह मंडल, दृश्य सतह जो होती है 5800 केल्विन वाली प्रवाह मंडल होती है। इसका वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं। तापमान न्यूनतम 4800 केल्विन, सबसे ठंडी परत क्रोमोस्फीयर होती है। 2000 किलोमीटर मोटी परत टैंगो। संक्रमण क्षेत्र कितना होता है? 20,000 केल्विन से 10 लाख केल्विन तक होता है। कोरोना कितना होता है? कई लाख किलोमीटर तक फैला वायुमंडल होता है। हीलियोस्फीयर कितना होता है? प्लूटो के आगे तक होता है। अब सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। किसी ग्रह के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमने वाली खगोल काया को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमने वाली खगोल काया को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल को 9 ग्रहों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक ग्रह, वही जो कुछ सिद्धांत नहीं थे, एक तारा बगल से निकला, उसने सूरज से कुछ खींचा, सूरज ने उससे कुछ खींचा, उसका कम घनत्व था, वो गैसी वाला था, तो उसने बाहरी ग्रह बना दिए, और सूरज से जो हार्ड मटेरियल निकला था उसने आंतरिक ग्रह बना दिए। तो वही है, आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाहरी ग्रह में गैस महाकाय बोलते हैं जिन्हें, गुरु, शनि, गुरु अपने बृहस्पति, शनि। बर्फीले महाकाय जिन्हें गैस ये भी 3 भागों में बने हुए हैं। गैस महाकाय गुरु शनि, बर्फीले महाकाय जिनको बोलते हैं बहुत बड़े बर्फीले, जिन जहाँ पे ठंडा हो जाता है, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण, और बौना ग्रह बोलते हैं यम को। थोड़ी एक तालिका बना लीजिए, भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह में थोड़ा हो जाए। भीतरी ग्रह में सूर्य के समीप होते हैं, बाहरी ग्रह सूर्य से दूर होते हैं ऑब्वियसली। भीतरी ग्रह में कक्षाएं पास पास में होती हैं, बाहरी ग्रह की कक्षाएं दूर दूर होती हैं। भीतरी ग्रह कम वजन के होते हैं, बाहरी ग्रह अधिक वजन के होते हैं। भीतरी ग्रह कम व्यास के होते हैं, बाहरी ग्रह ज्यादा व्यास के हैं। भीतरी ग्रह पथरीले हैं, बाहरी ग्रह गैसियस हैं। भीतरी ग्रह अधिक घनत्व वाले हैं, बाहरी ग्रह कम घनत्व वाले हैं। भीतरी ग्रह धीमी गति से घूमते हैं, बाहरी ग्रह तेज गति से घूमते हैं। भीतरी ग्रह कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, बाहरी ग्रह का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। भीतरी ग्रह के पास कम उपग्रह हैं,
बाहरी ग्रह के पास अधिक उपग्रह। अब थोड़ा और जो भाग हैं सौर मंडल के उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में काफी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हीं को पथरीले धातु से बने बर्फीले भी होते हैं, पाए जाते हैं। स्थित इसमें अनेकों अनियमित आकार के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हीं को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। जो ये इनका कॉम्बो हो गया, खूब सारे ग्रुप को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। इनके बीच में पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब उल्का पिंड किसे कहते हैं? कोई भी क्षुद्र ग्रह और छोटी पथरीली काया जो 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी ना हो को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, इसमें डाउट हो जाता है उल्का पिंड क्या है, उल्का क्या है, मेटेओराइट क्या है, तो वही बता रहा हूँ। उल्का पिंड क्या होता है? कोई भी क्षुद्र ग्रह और छोटी पथरीली काया जो 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी ना हो उसका उल्का पिंड कहते हैं। अब उल्का किसे कहते हैं? उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाए और जल जाए, जैसे टूटता तारा होता है ना, वैसे ही कोई उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसे और जल जाए उसे उल्का कहते हैं। अब मेटेओराइट किसे कहते हैं? वह उल्का जो पृथ्वी की सतह तक पहुंची जाए, मतलब वो उल्का पिंड किसे कहते हैं? उसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उल्का किसे कहते हैं? वो जो जल जाए, और वो उल्का जो जले ना और बच जाए और आके पृथ्वी पर टकरा जाए, वो मेटेओराइट होती है। ठीक है। क्यूपर पट्टी। नेपच्यून की कक्षा के आगे स्थित ये छोटे पिंडों का बड़ा समूह है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से 20 गुना चौड़ी है। इसके तत्व हैं अमोनिया, मीथेन, जल। अब हेली धूमकेतु के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, एक ऐसा धूमकेतु जो हर 76 वर्षों में आता है, जो अब 2061 में आएगा। अब ऊर्त बादल देख लेते हैं। ऊर्त बादल क्या होते हैं? ये बर्फीले ग्रहाणु का गोलाकार बादल है। ग्रहाणु बोले तो वही जो जैसे क्षुद्र ग्रह टाइप के। ये बर्फीले क्षुद्र ग्रह का गोलाकार बादल है जो सूर्य को 50,000 AU ऑटो में वो नहीं है, एटम वाली यूनिट जो होती है उसको AU तक घेरे हैं, जो कि अगले तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी का 1/4 है। यह सूर्य के आवामंडल की सीमा बताता है। नमस्कार, ब्रह्मांड का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर प्लीज। जय हिंद।